जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन में वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम और कुछ नहीं, एक बहुत ही लंबी ट्यूब है। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब। इस ट्यूब को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इसे हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एंड द एवरेज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री कनाल इज अबाउट 35 फीट। ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी का साइज कितना है। एलिमेंट्री कनाल शुरू होता है हमारे माउथ से और खत्म होता है हमारे एनस पर, और ये एक सिंगल ट्यूब है। याद रखना, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो इसी सिंगल ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता है, यानी मुंह से अपनी जर्नी शुरू करता है। जो फूड हम खा रहे हैं वो मुंह से अपनी जर्नी शुरू करता है और एनस पे अपनी जर्नी खत्म करता है। माउथ में फूड के साथ कुछ चीजें की जाती हैं, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं ये पहुंच जाता है इस ट्यूब के इस पोर्शन में। इस पोर्शन को हम कहते हैं ईसोफेगस, जो कि यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। ऑफ कोर्स यहां पे हम ईसोफेगस को अलग से देख सकते हैं। ठीक है, ईसोफेगस का काम है हमारे मुंह को हमारे स्टोमक से कनेक्ट करना। ईसोफेगस के खत्म होते ही फूड स्टोमक में आगे बढ़ता है। पहले क्या हुआ, मुंह से, मान लो ये तुम्हारा माउथ है, तो फूड जो था जिसे तुमने निगला, जिसे तुमने स्वेलो किया, वो ईसोफेगस में आगे बढ़ा। अब ईसोफेगस खत्म हुआ स्टोमक पर। स्टोमक में फूड ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ता हुआ जैसे ही स्टोमक खत्म हुआ, अब ये फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस जैसे ही खत्म हुआ स्टोमक, स्टोमक में आगे बढ़ता हुआ फूड घुसा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पॉइंट से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, जो कि हम यहां से देख सकते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इन तीनों पार्ट का अलग अलग रोल है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहला पार्ट जो यहां से यहां तक का है, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, जो कि तुम यहां देख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ट्यूब का, ये ज्यादा कॉइल्ड नहीं है। ठीक है, इस पोर्शन की लंबाई यानी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब ट्यूब जो है वो काफी ज्यादा कॉइल्ड है। हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से काफी कॉइल्ड है, यानी फूड अब इस तरह से घूमेगा, काफी घूमेगा, क्योंकि ये कॉइल्ड पोर्शन है इस ट्यूब का। घूमता 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 फाइनली तुम देखो अब फूड यहां से इंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी वो फूड जो कि स्टोमक से आगे बढ़ा अब ये ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। ड्यूडेनम जैसे ही खत्म होता है इस पोर्शन से जेजुनम स्टार्ट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है। यहां से जेजुनम स्टार्ट होता है, ये जेजुनम चल रहा है। देखो ये जो पूरा पोर्शन अपर हाफ वाला कॉइल्ड पार्ट है ना, इसे हम जेजुनम कहते हैं, और लोअर हाफ वाला जो कॉइल्ड पार्ट है इसे हम इलियम कहते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद कॉइल्ड पोर्शन शुरू होता है जो काफी कॉइल्ड है, ट्यूब का वो पार्ट जो कि काफी कॉइल्ड है, वो पोर्शन जो कि काफी कॉइल्ड है। अब इस कॉइल्ड पोर्शन को हम आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आधे पार्ट को हम कहेंगे जेजुनम और सेकेंड हाफ को हम कहेंगे इलियम। जैसे ही ये कॉइल्ड पोर्शन खत्म होता है, फूड इंटर करता है इस लार्जर डायमीटर वाले ट्यूब में। देखो ये डायमीटर काफी अधिक है। फूड इस लार्जर डायमीटर वाले ट्यूब में इंटर करता है और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। राइट, लार्जर डायमीटर वाले ट्यूब को मैंने यहां दिखाया है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ फाइनली थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट पे ये स्टोर किया जाता है टेम्पोररीली। ठीक है, और फाइनली इसे इजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू एनस। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम इसे फूड नहीं कहते, यहाँ पे हम इसे फीसीज या स्टूल कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही तुम खाने को निगलते हो तो उसे हम बोलस कहते हैं। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने रफली देखा कि हमारे जिस फूड को हम खा रहे हैं उसकी क्या जर्नी है, उसकी जर्नी कैसी है इन द एलिमेंट्री कनाल। फिलहाल मैंने तुम्हें लिवर और पैनक्रियास जैसे ऑर्गन्स के बारे में नहीं बताया। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। Now let's talk about the first part of our alimentary canal, that is the buccal cavity or the oral cavity. Of course हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे मुंह की। माउथ को हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये और कुछ नहीं बस एक कैविटी है, वो कैविटी जिससे एलिमेंट्री कनाल शुरू होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कनाल में आगे और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हम माउथ के बारे में स्टडी करेंगे इस स्लाइड में। माउथ में जो मेन पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है हमारे टंग्स एंड हमारे टीथ्स।
टीथ्स की बात करें तो इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द इंसाइजर्स विच आर 8 इन नंबर्स, द कैनाइन्स विच आर 4 इन नंबर्स, द प्रीमोलर्स विच आर 8 इन नंबर्स एंड द मोलर्स विच आर 12 इन नंबर्स। अगर हम इन टीथ्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, हमारे मुंह में इन टीथ्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। इंसाइजर्स की बात करें, ये 8 होते हैं इन नंबर। तो अपर जॉ में आप फ्रंट वाले 4 टीथ्स को ले लो, 1 2 3 एंड 4, दीज 4, एंड लोअर जॉ में फ्रंट वाले 4 टीथ को ले लो। ये 8 जो दांत हैं इन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं। अब आप इंसाइजर्स के बाद अगर जाओगे तो नेक्स्ट 4 जो टीथ होते हैं, ऑफ कोर्स एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि मैंने कहा था कि इन दांतों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। अगर मैं 4 बोल रहा हूं, कैनाइन्स 4 है, यानी 2 अपर जॉ में है, 2 अपर जॉ में है और 2 लोअर जॉ में है। एंड 2 जो अपर जॉ में है उनमें भी एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। सिमिलरली 2 जो लोअर जॉ में है उनमें भी एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो कैनाइन्स 4 होते हैं, एक ये, लोअर जॉ में एक ये और एक ये। क्लियर? कैनाइन्स के ठीक बाद अब आते हैं प्री मोलर्स और फिर आते हैं मोलर्स। अगर हम इन दांतों के फंक्शन को देखें तो इंसाइजर्स का काम होता है खाने को बाइट करना, यानी फूड को बाइट करना। ये काम होता है इंसाइजर्स का, जो कि हमारे मुंह में सबसे फ्रंट में लोकेटेड होते हैं। इंसाइजर्स के ठीक बाद कैनाइन्स होते हैं, इनका काम होता है फूड को चीरना फाड़ना, यानी उसे टीयर करना। ठीक है? एंड कैनाइन्स आर 4 इन नंबर। हम प्री मोलर और मोलर की बात करें तो इन दोनों का काम होता है फूड को अच्छे से ग्राइंड करना, यानी पीसना। ठीक है? और पीसने के लिए देखो, जो पीछे वाले दांत है, ऑफ कोर्स जो पीछे वाले दांत है, अपर और लोअर जॉ में जो पीछे वाले दांत होते हैं, ये कौन से वाले दांत है? ये है प्री मोलर्स और मोलर्स। और देखो इनका जो अपर सरफेस है वो काफी फ्लैट है कंपैरेटिव टू अदर टाइप ऑफ टीथ्स। ठीक है? इनका जो अपर सरफेस है ये फ्लैट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इन्हें पीसना है। जो फूड तुमने अपने मुंह में रखा है उसे इन दांतों को पीसना है, इसलिए इनका अपर सरफेस रिलेटिवली फ्लैट होता है। ठीक है? तो इंसाइजर्स का काम क्या होता है? बाइट करना। कैनाइन्स का काम क्या होता है? टीयर करना। प्री मोलर्स और मोलर्स का काम क्या होता है? ग्राइंड करना, अच्छे से पीसना फूड को। ठीक? नाउ अब तक हमने देखा कि फूड को किस तरह से फिजिकली छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। अब हम फूड के केमिकल डाइजेशन को समझते हैं। फूड के केमिकल डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है एक खास तरह के लिक्विड के द्वारा, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा एक खास तरह का लिक्विड है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट किया जाता है, जो कि वेरियस लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं इन आवर माउथ। ठीक है? यूं तो सलाइवरी ग्लैंड्स कई तरह के होते हैं, कई सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं। हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड which is located near the ear, ये हमारे कानों के पास प्रेजेंट होता है। नंबर 2 is sublingual gland which is located below the tongue, and number 3 is submandibular gland which is located beneath the jaw, यानी ये हमारे जबड़ों के नीचे पाया जाता है। submandibular gland जो है ये हमारे जबड़ों के नीचे होता है, sublingual gland जो होता है ये हमारी जीभ के नीचे होता है, और पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान वाले एरिया के पास होता है। एक और बात, ये तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड्स आप देख रहे हो ये पेयर्स में होते हैं और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरोटिड ग्लैंड है तो ये एक ग्लैंड सिंगल नहीं है, ये 2 है नंबर में। एक अगर हमारे लेफ्ट ईयर के पास है तो दूसरा हमारे राइट ईयर के पास होगा। सिमिलरली सबलिंगुअल ग्लैंड भी 2 होते हैं इन नंबर, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी 2 होते हैं इन नंबर। और इन तीनों ही ग्लैंड्स का काम क्या होता है? एक खास तरह के लिक्विड को सेक्रेट करना, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान में लगभग 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सेक्रेटेड एवरी डे, यानी 1.5 लीटर सलाइवा हर रोज सेक्रेट किया जाता है आपके माउथ में। ठीक है? इस बात को याद रखना कि हमारे माउथ में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा रोज सेक्रेट किया जाता है। सलाइवा को हम लार भी कह सकते हैं, कई बार हम इसे थूक भी कहते हैं। ठीक ना? तो ये सारी चीजें क्या है? सलाइवा ही है। नाउ सलाइवा का रोल क्या है डाइजेशन में? देखो, आफ्टर मेस्टिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? हमारे दांत क्या करते हैं? मेस्टिकेशन के बाद फूड को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। मेस्टिकेशन यानी चबाना और कुछ नहीं। ठीक है? तो मेस्टिकेशन के बाद फूड जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस के रूप में होता है, और ये छोटे छोटे पीसेस सलाइवा के वेटनेस के कारण, सलाइवा के गीलेपन के कारण, दे क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। ठीक है? दे क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप। क्यों? सलाइवा क्योंकि एक फ्लूइड है इसलिए ये गीला है, और इस गीलेपन के कारण जो
फूड के छोटे छोटे पीसेज हमारे मुंह में है, वो आपस में चिपक करके एक स्फेरिकल रूप ले लेते हैं और इस स्फेरिकल रूप को हम कहते हैं बोलस। सलाइवा का सेकेंड रोल है हमारे मुंह का जो पीएच है उसे 6.8 के आसपास मेंटेन रखना। ठीक है, ऐसा ये कैसे कर पाता है? सलाइवा में कई सारे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए ये मुंह के पीएच को लगभग 6.8 के आसपास मेंटेन रखते हैं। इस पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जस्ट हम देखने वाले हैं कि इसी सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए मुंह का पीएच 6.8 होना बहुत जरूरी है। देखो, सलाइवा में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज, जैसे लाइसोजाइम, जैसे लाइपेज। ये 3 एंजाइम सलाइवा में होते हैं मेनली। ठीक है, अब क्योंकि एमाइलेज सलाइवा में है इसलिए हम इसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। मोस्टली हम इसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं ताकि ये पता चले कि हम सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि एमाइलेज और भी कई जगहों पर होता है। ठीक है, तो हमें पता चले कि हम एमाइलेज की बात कर हम उस एमाइलेज की बात कर रहे हैं जो कि हमारे मुंह में सिक्रेट हो रहा है, जो कि हमारे सलाइवा में है, इसलिए हम इसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। सिमिलरली लाइपेज को भी हम सलाइवरी लाइपेज बोलते हैं। ठीक है, लाइपेज को भी हम सलाइवरी लाइपेज बोलते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम एक तीसरे तरह का क्या है, एंजाइम है, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और इन तीनों ही एंजाइम का काम क्या होता है? वही जो बाकी के एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स का काम होता है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च को जो केमिकली ब्रेकडाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, उस रिएक्शन को एमाइलेज जो है स्पीड अप कर देता है। ठीक है, यानी कि एमाइलेज स्टार्च के ब्रेकडाउन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली अगर हम लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम जो है वो हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरसेस और भी जो वेरियस तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें किल करने का काम लाइसोजाइम करता है। ठीक है, ये भी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी लाइपेज भी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड को स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर सिंपलर यूनिट्स में तोड़ना। ठीक है, अगर लिपिड को तोड़ा जा रहा है तो किन चीजों में तोड़ा जा रहा होगा? ऑफ कोर्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ लाइसोजाइम तो बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करता है, ये हमने देखा। लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, किन चीजों में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को किस चीज में तोड़ता है? देखो, स्टार्च क्या है? सैकड़ों हजारों ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसे हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्टार्च को तोड़ करके सीधा ढेर सारे ग्लूकोज यूनिट्स में तोड़ देगा, नहीं, इंडिविजुअल ग्लूकोज यूनिट्स में नहीं तोड़ेगा। ये क्या करेगा? चाहे 2 के ग्रुप में हो या 3 के ग्रुप में हो या हो सकता है 4 के ग्रुप में हो, यानी कि छोटे छोटे चेन्स में तोड़ देगा। स्टार्च जो कि बहुत बड़ा चेन है, इसे छोटे छोटे चेन्स में तोड़ देगा। किस चीज के छोटे छोटे चेन में? ग्लूकोज यूनिट्स के छोटे छोटे चेन्स में। ओके, यानी हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड का जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। याद रखना, मुंह से शुरू होता है, खत्म मुंह में नहीं होता है। हर चीज का डाइजेशन खत्म होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। क्लियर है? आगे हम देखेंगे कि ये सारी चीजें आगे टूटती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को छोटे छोटे चेन्स में तोड़ा, जैसे हो सकता है 4 के ग्रुप में हो या 3 के ग्रुप में हो या 2 के ग्रुप में हो। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं टूटे, इन्हें और भी तोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर को क्या चाहिए? सारे ग्लूकोज यूनिट्स अलग अलग चाहिए। तो अभी भी पूरी तरीके से स्टार्च को नहीं तोड़ा गया है, वो आगे होगा। एलिमेंट्री कनाल तो अभी शुरू ही हुआ है हमारे मुंह से, राइट? तो वो हम धीरे धीरे देखते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारे मुंह में टंग भी होता है और टंग में कई सारे लोकेशंस होते हैं, कुछ खास एरियाज होते हैं जो कि एक खास तरह के टेस्ट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया अगर एक खास टेस्ट के लिए सेंसिटिव है तो वो बाकी टेस्ट को बिल्कुल सेंस नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टंग में कुछ खास एरियाज होते हैं जो किसी टेस्ट को लेकर के बाकी टेस्ट की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर हम बिटर टेस्ट की बात करें तो इस एरिया में बिटर टेस्ट को ज्यादा सेंस किया जाता है हमारे टंग के। ठीक है, उसी तरह अगर हम सोर टेस्ट की बात करें तो इस एरिया में सोर टेस्ट को ज्यादा सेंस किया जाता है कंपेयर टू अदर एरिया। सिमिलरली आप स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को देख सकते हो इस मैप में। ठीक है, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं।
तो ये था हमारे मुंह के बारे में। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है जो कि इंपॉर्टेंट था फ्रॉम क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो ये कि हमारे मुंह में हार्ड पैलेट होते हैं और सॉफ्ट पैलेट होते हैं। अगर तुम अपने टंग से अपने मुंह के अपर पोर्शन को अपने टंग से टच करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें एक बहुत ही हार्ड जैसा सरफेस फील होगा। इस हार्ड सरफेस को हम हार्ड पैलेट कहते हैं। अब अगर तुम उस टंग को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाओगे तो तुम एक सॉफ्टनेस फील कर पाओगे। इस सॉफ्ट पार्ट को हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। क्लियर? एक बात याद रखना, ये जो हार्ड पैलेट है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग करता है। यानी देखो, अगर हम मुंह के अपर एरिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हार्ड पैलेट है और इसके ठीक पीछे सॉफ्टर पार्ट है जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो हार्ड पैलेट मान लो यहाँ पर है, ठीक है, हार्ड पैलेट इतने रीजन में है। तो हार्ड पैलेट के ऊपर क्या है, तुम्हारा नोज है जो कि तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। वहीं हार्ड पैलेट के नीचे क्या है, तुम्हारा मुंह है, माउथ है, जिसे हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करने का काम ये हार्ड पैलेट करती है। ये इस बात को याद रखना। नाउ इन इमेजेस में चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तुम्हारे मुंह में बोलस है, यानी फूड स्फेरिकल रूप में है, एंड इट इज रेडी टू बी स्वेलोड। अब तुम्हें इसे निगलना है। जैसे ही तुम इसे निगलोगे तो क्या क्या चीजें होंगी वो देखो। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि क्या है, हार्ड पैलेट। अगर हम टंग से अपर पोर्शन को टच करेंगे तो हमें एक हार्ड सरफेस फील होगा, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। टंग को धीरे धीरे हम पीछे ले जाएंगे तो अब एक सॉफ्ट सरफेस फील होगा, ठीक है, इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। नाउ इस रीजन में देखो, ये जो थ्रोट वाला रीजन है इसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, ये जो थ्रोट वाला रीजन है इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दो ट्यूब्स नजर आ रहे होंगे, और नीचे जाएंगे तो हमें दो ट्यूब्स नजर आ रहे हैं। दिस वन इज ट्रैकिया एंड दिस वन इज ईसोफेगस। फिलहाल तुम अगर देखो तो यहाँ पर क्या है, ईसोफेगस फिलहाल के लिए क्लोज्ड है क्योंकि हमने अभी फूड को स्वेलो नहीं किया है। फूड बोलस के रूप में यहाँ पर है, अभी उसे स्वेलो नहीं किया गया है, तो ईसोफेगस क्लोज्ड है। जैसे ही फूड को स्वेलो किया जाएगा ईसोफेगस खुल जाएगा। और क्या चीज होगी, देखो यहाँ पे ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जैसे ही हम फूड को स्वेलो करेंगे, ये एपिग्लोटिस क्या होगा, ये जो बोलस के रूप में फूड है, बोलस क्या करेगा, एपिग्लोटिस को नीचे की तरफ धकेलेगा, ठीक है, एपिग्लोटिस को नीचे की तरफ धकेलेगा और एपिग्लोटिस ट्रैकिया को क्लोज कर देगा। ये देखो, ट्रैकिया क्लोज हो गया, ठीक है। नाउ एक चीज देखो, क्या क्या चीजें होती है जब हम फूड को निगल रहे होते हैं। जब फूड को हम निगल रहे होते हैं यानी बोलस अंदर की तरफ मूव करेगा। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो टंग होती है वो बोलस को अंदर की तरफ पुश करती है, इसे ही हम स्वेलो करना कहते हैं, ठीक है। जब फूड अंदर की तरफ जाता है तो ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन है ना, ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा उठ जाता है। ये थोड़ा सा उठ करके क्या होता है, हमारी नसल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। यानी अब इस वक्त हम सांस नहीं ले सकते जब हम खाने को निगल रहे हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम खाने को निगल रहे होते हो तब तुम सांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठ करके हमारी नसल कैविटी को क्लोज कर देता है। सिमिलरली जब खाना यानी बोलस अंदर की तरफ जा रहा है, हम इसे स्वेलो कर रहे हैं, तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है यानी एपिग्लोटिस, ये भी हमारी ट्रैकिया को भी क्लोज कर देता है। यानी तुम्हारा जो ट्रैकिया का जो भी पाथ है, जो रास्ता है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक है और तुम इस वक्त सांस नहीं ले सकते क्योंकि तुम अभी फूड को स्वेलो कर रहे हो। अब फूड को एक बार तुम स्वेलो कर लोगे तो ये फ्लैप दोबारा से उठ जाएगा और ये जो पोर्शन उठा हुआ था सॉफ्ट पैलेट का वो भी अपने पुरानी कंडीशन में यहाँ पर दोबारा से लौट जाएगा। यानी अब तुम सांस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोलस जैसे ही ईसोफेगस में एंटर करता है, ईसोफेगस में वो आगे की तरफ इस तरह से मूव करता है। ईसोफेगस में मूव करने के लिए ना बोलस को ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी नीचे की ओर जाने के लिए बोलस को ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती। यही रीजन है कि तुम स्पाइडरमैन की तरह अगर उल्टे लटकते हुए भी खाओ तो भी खाना तुम्हारे पेट में चला जाता है ईसोफेगस से होते हुए, राइट। वो इसलिए क्योंकि ईसोफेगस की जो दीवार होती है वो एक सॉफ्ट मसल से बनी होती है, वो स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है, वो स्मूथ मसल से बनी होती है ईसोफेगस की दीवार। और ये मसल्स क्या होती है, लोकली कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखो, लोकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और फिर बोलस को पुश करती हुई, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये आगे की तरफ मूव करेगा और बोलस को पुश करते हुए ये फाइनली इसे स्टोमक में डाल देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस फेनोमेना को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, हिंदी में बोले तो क्रमाकुंचन। और ये जो मूवमेंट है इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसे तुम कंपेयर कर सकते हो उस सिचुएशन से जब हमारे टूथपेस्ट के ट्यूब में काफी कम पेस्ट बचा हुआ है
और हम पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्शन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ताकि जो भी बचा खुचा पेस्ट है वो यहाँ से निकल जाए और हम उसे यूज कर लें। ठीक है, उसी तरह से लोकली जो ईसोफेगस की जो दीवार है वो लोकली कॉन्ट्रैक्ट होती है और फूड को आगे की तरफ पुश करती हुई स्टोमक तक लेकर आती है। सॉफ्ट पैलेट राइजेस टू क्लोज पैसेज टू नसल कैविटी, मैंने बता दिया। एपिग्लॉटिस बेंड्स टू क्लोज ऑफ ट्रैकिया एंड ओपन ईसोफेगस, ये भी मैंने बता दिया। देखो ईसोफेगस क्या होता है ना, जब तुम मान लो बोलस यहाँ पे है, ठीक है, जब तुम इसे स्वेलो करोगे तो ये तो ट्रैकिया तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन ईसोफेगस भी तो क्लोज है। लेकिन वो अलग बात है कि जब तुम फूड को स्वेलो करते हो ना तो ये अपने आप खुल जाता है, ये एक सिस्टम होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये रीजन अपने आप ओपन हो जाता है ताकि खाना आगे की तरफ मूव कर सके। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर सके, कहां पर, ईसोफेगस में। एक लास्ट बात, ये जो एपिग्लॉटिस तुम देख रहे हो जो कि नीचे बेंड होकर के जब बोलस इसे पुश करता है, जब हम बोलस को स्वेलो कर रहे हैं तो बोलस इसे पुश करके ट्रैकिया को क्लोज करने पे मजबूर कर देता है। ट्रैकिया क्लोज होता है तो बोलस आगे बढ़ता हुआ कहां जाता है, ईसोफेगस में। मान लो कि ट्रैकिया क्लोज ना हो तो क्या हो, याद रखना ये एपिग्लॉटिस जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेंड होकर के खाने को निगलते वक्त ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, टू इंश्योर कि खाना गलती से भी ट्रैकिया में ना चला जाए। ठीक है, खाना गलती से भी ट्रैकिया में ना चला जाए, क्योंकि ट्रैकिया तुम्हारा क्या है, ट्रैकिया इज विंड पाइप। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो गैसियस एक्सचेंज इसी ट्रैकिया के थ्रू होता है। यानी यहाँ पे हवा आ और जा रही है। अगर इस जगह पे तुम्हारा फूड गलती से भी आ गया, मान लो बोलस ट्रैकिया में आ गया, तो वो ट्रैकिया को ब्लॉक कर देगा और दम घुटने से तुम मर जाओगे। क्लियर? तो एक बात याद रखना, जब फूड हमारे मुंह में है तो हम इसे चबा रहे हैं, यानी मेस्टिकेशन हो रहा है, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है, ये सारी चीजें वॉलंटरी है, ये हम अपनी सोच अपनी समझ से कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही फूड को हम स्वेलो करते हैं, यानी फूड ईसोफेगस में एंटर करता है, अब सारी चीजें क्या है, इनवॉलंटरी है। अब वो अपने आप होंगी, उनके होने के लिए तुम्हें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ सोचना नहीं है, तुम्हारी कंसाइंस पे वो चीजें डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ठीक है, तो दिन भर तुम सोचते नहीं रहते हो कि मेरा दिल धड़के तो वो धड़कता है, नहीं, वो अपने आप धड़क रहा है, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है।